क्या होता है, चाहे तो आप उसे फेज रूल कह लो और चाहे तो आप उसे गिब्स फेज रूल कह लो भाई, ठीक है। क्या होता है गिब्स फेज रूल, चलिए सर जी देखते हैं। गिब्स फेज रूल क्या है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलार्ड गिब्स, क्या नाम है, विलार्ड गिब्स या डब्ल्यू गिब्स आप कह सकते हो, जिन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग कह देंगे गिब्स फेज रूल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर C माइनस का P प्लस 2, F बराबर C माइनस का P प्लस 2। ये तो गिब्स फेज रूल हो गया, लेकिन जब ये आएगा 7.5 नंबर में या लॉन्ग में आ जाता तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आपको समझाना पड़ेगा भाई। कैसे समझाओगे कि F माने क्या है, F माने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि जितनी स्वतंत्र तरीके से गति हो सकती है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे भैया कोई तार पे चल रहा है तो केवल लंबाई में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाती थी। कोई मेज पे चल रहा है तो लंबाई चौड़ाई दोनों में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाती थी। कोई हवा में उड़ रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में चल सकता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती थी। लेकिन ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। तो यहां पर देखेंगे कितने कंपोनेंट हमें मालूम है और कितने निकालने पड़ेंगे, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे भाई। तो F माने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, C मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, P मतलब है फेजेस यानी अवस्था। किस तरीके से क्या क्या है एक एक करके आपको समझाते हैं। तो भैया गिब्स फेज रूल क्या है, F बराबर C माइनस का P प्लस 2 गिब्स फेज रूल है भाई, ठीक। तो F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C क्या है, कंपोनेंट्स है, और P क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है। तो एक एक करके समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग F को समझेंगे। F का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिखा, किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई भी सिस्टम है उसे एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएबल्स की वो मिनिमम क्वांटिटी, जितने कम से कम वेरिएबल चाहिए होते हैं उन्हें सिस्टम का शेष वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं, उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। समझाते हैं कैसे। जैसे हम आपसे कहें कि भैया मेरे पास 10 लड्डू थे, ठीक, एक व्यक्ति को हमने 6 लड्डू दे दिए, तो बताओ दूसरे को कितने मिले, तो तुम कह दोगे सर जी दूसरे को 4 मिले। यानी एक के बारे में बताया तो दूसरे के बारे में अपने आप पता चल गया। तो ऐसे ही अगर किसी सिस्टम में 3 चीजें हैं तो अगर 2 चीजें बता देंगे तो तीसरी आप खुद निकाल लोगे। किसी सिस्टम में 5 चीजें हैं तो अगर हम 4 चीजें बता देंगे तो 5वीं आप खुद निकाल लोगे। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई भी सिस्टम है उसे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो जितनी चीजें कम से कम हमें चाहिए हैं उसे पता करने के लिए उसे ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। कैसे समझेंगे जरा देखना। हमने एक एग्जांपल ले लिया फॉर अ प्योर गैस, यानी प्योर गैस का मतलब क्या है, कोई भी प्योर गैस है जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने लिखा किसी गैसियस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए होते हैं। भैया प्योर गैस क्या है बताओ, आपने समीकरण पढ़ रखा है, पीवी बराबर क्या होता है, आरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी बराबर आरटी। अब इसमें देखो जरा, आर तो कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू पता है 0.082 समथिंग होती है, पी हमें कैलकुलेट करना है, वी कैलकुलेट करना है और टी कैलकुलेट करना। 3 चीजें हैं यहां पर। इन 3 चीजों को अगर आपको कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन के अंदर तो कम से कम 2 चीजें पता होनी चाहिए। अगर तुम्हें पी पता चल जाए, बी पता चल जाए तो यहां पे मान रख दोगे, आर तो कांस्टेंट है ही, टी की वैल्यू भी अपने आप निकल आएगी। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। तो यानी अगर कोई प्योर गैस है, आइडियल गैस है, तो कम से कम आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। इसका मतलब प्योर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख के दिखाएंगे। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने पर तीसरा वेरिएबल अपने आप कैलकुलेट किया जा सकता है। अतः एक रियल गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पे पीबी बराबर आरटी है, पीबी बराबर आरटी कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है भाई, ठीक है। आइडियल गैस कर लेना यहां पे, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस के लिए मेरे भाई, आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श गैस, आदर्श गैस समीकरण। तो पीवी बराबर आरटी में आर कांस्टेंट हो गया, पी नहीं पता, बी नहीं पता, टी नहीं पता, कोई 2 चीजें पता कर लो, पी और टी पता कर लो, बी निकल आएगा, पी और बी पता कर लो, टी निकल आएगा। यानी एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए 2 चीजें हमें अगर पता हो तो हम उसकी तीसरी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसकी आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। फॉर अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, पहले तो प्योर गैस थी, कोई मिक्सचर नहीं था, अब की हमने 2 गैसें मिला दी आपस में। तो भैया जब 2 गैसें हम लोग आपस में मिलाएंगे तब क्या होता है जरा देखना। तो कोई 2 गैसेस के होमोजेनस मिक्सचर के वेरिएबल पी होंगे, यानी प्रेशर तो पता ही करना है, टी पता करना है, वी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम तो है, लेकिन जब मिला दिया तो भैया कितना मिला है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मिक्सचर क्या है, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अतः 3 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके 4th को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी,
जाएगी 3 हो जाएगी। ध्यान से सुनो, जब तक वो अकेला था तब तक उसके बारे में P निकालना था, T निकालना था, V निकालना था, लेकिन जब दो गैसों को मिला दिया तो प्रेशर तो निकालना ही है, टेम्परेचर तो निकालना ही है, वॉल्यूम तो निकालना ही है, संग में कंपोजिशन कितना मिला हुआ है उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 चीजें हमें पता है, किसमें 3 चीजें अगर पता है तो चौथी चीज अपने आप निकल आएगी। तो इसके लिए अगर मिक्सचर हम लोगों ने लिया है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई, ठीक है। जैसे यहां पर एक इक्विलिब्रियम लिखी हुई है कि भाई एक लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर का मतलब सभी को पता भैया पानी होता है, लिक्विड वाटर है, इससे भैया रिवर्सिबल हमने क्या बनाया? वाटर वेपर बनाया, ठीक है। लिक्विड वाटर से वाटर वेपर, यानी सरल भाषा में कहें द्रव से हम लोग भाप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह इक्विलिब्रियम एक डेफिनेट टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेबल होती है, अतः एक वेरिएबल को कैलकुलेट करके दूसरा वेरिएबल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझाते हैं आपको कि भैया लिक्विड वाटर का मतलब क्या है? पानी है यार, सरल भाषा में लिख दे रहा, ठीक है। पानी से क्या बना रहा है? भाप बना रहा है। तो सबको पता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो पानी भाप में कन्वर्ट होने लगता है, उस समय प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। तो ये तो निश्चित है ना मेरे भाई। तो जब निश्चित है तो एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे, यदि टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। सीधी सी बात है। कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती हैं जो पता होती है कि भैया गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, गर्म करते रहे, देखा 100 डिग्री पे पानी ने उबलना शुरू कर दिया, भाप बनना शुरू कर दिया, तो हम समझ गए कि भैया जब टेम्परेचर इस समय 100 डिग्री है तो इस समय प्रेशर कितना होगा? 1 atm होगा, क्योंकि एक जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब वो 1 atm हो, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर कितना? 1 atm ही तो है। अरे भैया रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो वायुमंडलीय दाब है कितना माना जाता है? 1 atm। उस 1 atm पे ही तो तुम गर्म कर रहे हो उसे, तो 100 पे अगर भाप बन रही है तो भैया 1 atm उसका प्रेशर हो जाएगा। तो एक चीज अगर आपने कैलकुलेट कर ली टेम्परेचर को तो ऑटोमेटिक प्रेशर फिर आपका पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अगर इस तरीके की कोई इक्विलिब्रियम है कि पानी से हम लोग भाप बना रहे हैं तो इसके लिए मेरे भाई कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 चीजों में से कोई एक चीज हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लिया ये बर्फ है, बर्फ से हमने बनाया पानी और पानी से बनाई भाप, ठीक। इसकी भी कुछ कंडीशन होगी। यह इक्विलिब्रियम, इसके लिए पूरी जो कंडीशन यहां लिखी हुई, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होना चाहिए 4.58 mmHg पर एग्जिस्ट करता है, अतः किसी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर जो हमने एक इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है कि बर्फ से पानी और पानी से भाप, तीनों अगर ये पूरा इक्विलिब्रियम आपको एक बार में चाहिए है तो इसकी और कोई कंडीशन ही नहीं है। इसके लिए केवल ये पता ही है कि जब टेम्परेचर इतना होगा, प्रेशर इतना होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी। तो जब हमें पता ही है किसी वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, किसी को निकालना ही नहीं है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप समझ गए होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यानी बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएं तो सरल भाषा में ये होता है कि भैया जितने वेरिएबल हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देंगे। भाई पहली बात, फॉर्मूला क्या है? F बराबर C माइनस का P+2 है। F क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई भाई, ठीक है। अब C और P आपको समझाई देना। पानी से समझ लो भैया, पानी का मतलब जैसे H2O है भाई, ठीक है। H2O का मतलब पानी है। पानी कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो भाई ये ठोस में भी पाया जाता है, ठीक है भाई, ये द्रव में भी पाया जाता है, भाई ये गैस में भी पाया जाता है। तो अगर ये तीनों स्टेट में पाया जाता है तो इसकी जो फेज है, इसका जो P का मान है वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी पानी 3 अवस्थाओं में पाया जा रहा है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये 3 फेजेस वाला सिस्टम है मेरे भाई, ठीक है। और कंपोनेंट का मतलब होता है, इसका फार्मूला कैसे इक्वेशन से लिखेंगे। सॉलिड में अगर ये बर्फ में है तब भी फार्मूला इसका क्या होता है? H2O। लिक्विड में है तब भी फार्मूला क्या होता है? H2O। गैस में है तब भी पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो इसका कितना, यानी इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 1। यानी सरल भाषा में कहें तो किसी फार्मूला को जितने केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं, यही यहां पे हमने लिखा हुआ है कंपोनेंट में कि भैया किसी सिस्टम के सभी फेजेस के कंपोजिशन, फेजेस मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, ये जिस भी स्टेट में कंपोजिशन को जिस केमिकल इक्वेशन फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, जितने फार्मूलों से लिख देंगे वो उतने कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा भाई, ठीक है। तो H2O से ही लिखेंगे, चाहे वो पानी में ठोस हो, द्रव, बर्फ हो, पानी हो, भाप हो, कुछ भी हो, सबका फार्मूला H2O। तो ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे H2O सिस्टम क्या होता है, यानी वाटर सिस्टम क्या होता है, PBAG सिस्टम क्या होता है, बिस्मस वाला सिस्टम पढ़ाएंगे। तो ये सारे सिस्टम के अंदर आपको बताएंगे
कि कंपोनेंट क्या होता है, फेजेस क्या होती हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। ओवरऑल इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो आपको ये समझ में आएगा कि F बराबर C माइनस का P+2 गिव्स फेज रूल होता है, जिसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हो, जरूरी नहीं हमने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप इतने ही लिखेंगे। आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हो कि मान लिया ये इक्वेशन है PB बराबर RT, इसमें भैया हमें क्या चाहिए, दो चीजें अगर हम निकाल लें तो तीसरी निकल आएगी। हमें दो वेरिएबल्स को पता करना ही पड़ेगा, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। C मतलब क्या होता है, कंपोनेंट। किसी भी अगर कोई भी सिस्टम मेरे पास है उसे जितने उसकी सभी फेजेस को, ठोस को, द्रव को, गैसेस को, जिस केमिकल इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे, जितनी केमिकल इक्वेशन से लिखेंगे वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। और फेजेस का मतलब तो अवस्था ही होती है कि अगर वो ठोस में, द्रव में पाया जाता है तो 2 फेजेस हो गई, ठोस द्रव गैस तीनों में पाया जाता तो 3 फेजेस हो गई, केवल ठोस में पाया जाता तो 1 फेज हो गई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से गिब्स फेज रूल चलता है। हमने यहां पे लिख दिया है PT, P मतलब प्रेशर, T मतलब टेम्परेचर। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम मतलब क्या है, फेज मतलब होती है अवस्था, वो ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, तो हम दिखाएंगे कि कितने प्रेशर में भैया जो पानी होगा, वाटर सिस्टम का मतलब क्या है, पानी की बातचीत करेंगे तो कितना प्रेशर होगा तो भैया वो ठोस में होगा, कितना प्रेशर होगा वो द्रव में आ जाएगा, कितना प्रेशर होगा वो गैस की फॉर्म में आ जाएगा, कितना टेम्परेचर होगा वो ठोस द्रव गैस में आएगा। तो P और T का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का एक ग्राफ हम लोग खींचेंगे, जिसे कहेंगे PT फेज डायग्राम फॉर H2O सिस्टम, यानी वाटर सिस्टम के लिए ग्राफ हम लोग यहां पर खींचने वाले हैं और उसे प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। जैसे हमने पिछले वाले जो वीडियो था उसमें आपको बताया था गिब्स फेज रूल F बराबर C माइनस P+2 होता है, उसे यहां पर फॉलो करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गिब्स फेज रूल से हम लोग फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे, सारी चीजों को यहां पर अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाया है हमने। सबसे पहले भैया इधर की तरफ क्या ले लिया, इधर की तरफ हमने प्रेशर यानी P ले लिया, P फॉर प्रेशर, क्योंकि भैया सीधी सी बात, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो अणु पास पास आने लगेंगे, प्रेशर को घटाओगे अणु दूर दूर जाने लगेंगे, प्रेशर को भी घटा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, बहुत तेजी से भाप बन के उड़ जाएंगे क्योंकि दूर दूर जाएंगे भाई, ठीक है। इधर की तरफ कौन चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है, तो भैया इधर चला दिया हमने टेम्परेचर T, इधर चला दिया प्रेशर P, और जब ये सब किया तो एक ग्राफ हमें मिला जो कि कुछ इस तरीके का ग्राफ है। जरा देखना भैया, ये सबसे पहले एक ग्राफ ये है, उसके बाद एक ग्राफ ये है, फिर एक ग्राफ ये है, इस तरीके से चीजें चली हैं, ठीक भाई। यहां पर जो है वो पॉइंट क्या है, O है, यहां पर पॉइंट क्या है, O है। इधर हमने पॉइंट क्या मान लिया, B मान लिया, इधर पॉइंट क्या मान लिया, A मान लिया, यहां पे पॉइंट क्या मान लिया, C मान लिया। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, जो ये वाला हिस्सा है यानी BOC के जो इधर इधर वाला हिस्सा है, ये है आइस वाला हिस्सा। आइस का मतलब बर्फ वाला हिस्सा, यानी जब तक इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर होगा तब तक हमें बर्फ मिलता रहेगा। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाटर वाला हिस्सा है, यानी क्या, COA के ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वहां पर हमें पानी मिलेगा भाई, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, BOA वाला हिस्सा है, वहां पे होगा भाई वेपर। वेपर का मतलब होता है बाष्प, यानी भाप हमें मिलेगी। तो ये ग्राफ यहां पे बना हुआ है, जहां पे वाटर कहां होगा, आइस कहां होगा, वेपर कहां होगा, इस तरीके का एक ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस ग्राफ को सही से। देखो भैया कैसे समझेंगे, जब तक हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, इस वाले ग्राफ को, इस ग्राफ के इधर इधर क्या है भैया, आइस है यानी बर्फ है, इस ग्राफ के उधर उधर क्या है, यानी क्या है, वाटर है यानी पानी है, यानी ठोस बदल गया है द्रव में इस ग्राफ को लेकर। भैया इस ग्राफ के इधर ठोस है, इस ग्राफ के उधर द्रव है भाई, ठीक है। ऐसे ही इस ग्राफ को देखो भाई, इस ग्राफ के ऊपर वाटर है, इस ग्राफ के नीचे वेपर है। वेपर का मतलब क्या है, भाप है, यानी द्रव से भाप में चेंज हो गया है। अगर आप इसे देखोगे तो इस ग्राफ के ऊपर बर्फ है यानी आइस है, इस ग्राफ के नीचे कौन है, वेपर है, यानी ठोस सीधे बदल गया है भाप में। अब एक एक करके आपको चीजें समझाते हैं भाई, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, सुनो। यह है ठोस और ये क्या है, द्रव, यानी इस ग्राफ के इधर ठोस, इस ग्राफ के उधर द्रव। जब ठोस कभी द्रव में बदलता है, यानी सरल भाषा में पिघलता है, फ्यूजन होता है, तो इस कर्व को कह देंगे फ्यूजन कर्व। क्यों कह देंगे, क्योंकि इसका फ्यूजन हो गया, ये पिघल गया भाई, ठीक है। ऐसे ही इधर मेरे भाई क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, पानी है, और इधर कौन है, ये भाप में कन्वर्ट हो गया, तो इस वाले कर्व को कह देंगे वेपर प्रेशर कर्व, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है वेपर में भाई, ठीक है। यहां पे ठोस है, बर्फ है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे मेरे भाई वेपर है यानी बाष्प है। जब कभी भी ठोस
अच्छा ठोस को गर्म करोगे क्या होगा, द्रव में बदलेगा, द्रव काहे में बदलेगा, गैस में बदलेगा, लेकिन द्रव में ना बदले सीधे गैस में बदल जाए उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसलिए इसे कह रहे हैं भैया, इस वाले ग्राफ को कह देंगे सब्लिमेशन कर्व। क्या कह देंगे, ऊर्ध्वपातन कर्व या सब्लिमेशन कर्व हम लोग कह देंगे भाई, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे भाई, हमने यहां पे लिख दिया फीचर्स ऑफ फेज डायग्राम ऑफ H2O सिस्टम। जो हमने फेज डायग्राम बनाया हुआ है उसके फीचर्स आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मेरे पास कर्व है, कौन कौन सा कर्व है, कर्व OA है, OB है, OC है। ये देखो OA है, OB है, OC है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कोई रटंत विद्या नहीं, कुछ नहीं, आराम से समझाएंगे भाई, ठीक है। OA है, OB है, OC है। उसके बाद ट्रिपल पॉइंट एक है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब जहां पे तीनों फेजेस हमें मिल रही हैं, तो ये है पॉइंट O पे मेरे भाई ठोस भी मिल रहा है, द्रव भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, तो इसे हम लोग ट्रिपल पॉइंट कह देंगे भाई, ठीक है। एरिया मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो एक ये वाला आ रहा है, इधर वाला एरिया COB ये वाला एरिया हो गया, एक ऊपर वाला एरिया हो गया COA ऊपर वाला एरिया हो गया, BOA नीचे वाला एरिया हो गया भाई, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। लाइट वगैरह बीच बीच में जाती रहती है, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं हम लोगों को बहुत ज्यादा, हम लोग लगातार लगे रहेंगे भाई, ठीक है। तो एरिया अपने पास कौन कौन सा है, एक तो एरिया इधर वाला है, एक तो एरिया ऊपर वाला है, और एक एरिया नीचे वाला। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया एरिया कौन कौन सा, AOC है, AOB है और BOC है। आखिरी में हम लोग बात करेंगे मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में। क्या होता है मेटा स्टेबल स्टेट, वो भी आपको बताएंगे भाई, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा कर्व OA के बारे में। चलो कर्व OA दिखाते हैं भाई, ये है O, ये है A, कर्व OA। क्या है कर्व OA भैया, कर्व OA के ऊपर जो है वो वाटर है, कर्व OA के नीचे वेपर है, तो भैया ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है, द्रव जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इसे कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व। तो हमने यहां पे लिख दिया यह बॉइलिंग पॉइंट कर्व होता है, यानी इस कर्व पे क्या होगा, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबलना, भाप बन के उड़ने लगेगा। यह वेपर प्रेशर कर्व होता है जिस पर पानी जो है वो भाप के बीच में इक्विलिब्रियम होती है, यानी जो पानी है वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर कर्व OB की बात करेंगे। लो भैया OB के ऊपर क्या है, बर्फ है यानी आइस है, यानी ठोस है। OB के नीचे क्या है, वेपर है यानी बाष्प है। तो जब ठोस से सीधे भाप में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पे हमने लिख दिया, यह सब्लिमेशन कर्व होता है जिस पर ठोस यानी आइस और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। आइस और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा भाई, ठीक है। कर्व OC की बात करें तो OC में भी वही होगा, यह फ्यूजन कर्व होता है जिस पर आइस और वाटर के बीच इक्विलिब्रियम होता है, यानी ठोस जो है वो पिघल के उसका फ्यूजन हो जाएगा और वो वाटर यानी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इस तरीके से हमने तीनों ग्राफ के बारे में लिख दिया। सारे कर्व के लिए अब हम लोग निकाल के दिखाएंगे भैया। सब कर्व के लिए भैया पानी तो पानी है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, बर्फ हो, भाप हो, पानी हो, सब के लिए पानी का फार्मूला कितना होता है, H2O होता है। तो यानी सबके लिए कंपोनेंट हो जाएगा एक। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कंपोनेंट वगैरह क्या होता है भाई, ठीक है। तो सबके लिए कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सिर्फ H2O। H2O का मतलब क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा भाई, ठीक है। फेजेस कितनी हो जाएंगी, 2 फेजेस हो जाएंगी। क्यों 2 फेजेस हो जाएंगी, हर ग्राफ के लिए, हर ग्राफ के लिए भैया। यहाँ देखो हर ग्राफ के लिए, ये ग्राफ देखोगे इसके इधर एक और फेज है, उधर एक और फेज है। इस ग्राफ के लिए इधर एक और फेज है, इधर एक और फेज है। इस ग्राफ के लिए इधर अलग फेज है, इधर अलग फेज है। यानी कुल मिला के ओवरऑल बात करें तो हर ग्राफ के लिए फेजेस कितनी हैं, 2 हैं, लेकिन दोनों फेजेस के लिए फार्मूला तो सेम है H2O। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फ्रॉम गिब्स फेज रूल लगा दिया। गिब्स फेज रूल क्या है, F बराबर C माइनस का P+2 है। कंपोनेंट कितना है, 1 है। फेजेस कितनी हैं, 2 हैं, प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हर फेज के लिए कितनी आ जाएगी, हर कर्व के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अतः सभी कर्व मोनोवेरिएंट होंगे। मोनोवेरिएंट का मतलब एक वेरिएशन है उसमें केवल, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब अगर एक कंपोनेंट आपको पता है तो दूसरा कंपोनेंट आप निकाल लोगे भाई, ठीक है। फिर बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। इसी ग्राफ के अंदर आपने O देखा, ट्रिपल पॉइंट O पर तीनों फेजेस हमें दिखाई दे रही हैं भैया, ठीक है। ये देखो O है, इसके इधर पानी है, इसके इधर आइस है, इसके इधर वेपर है। तो ये ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पर तीनों फेजेस आपको मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट को कैसे लिखेंगे सर जी,
ये देखो कहाँ गया सर जी, ट्रिपल पॉइंट ही आ गया। ट्रिपल पॉइंट ऊपर तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो आइस से वाटर, वाटर से वेपर। अब आइस से वाटर तो भैया कंपोनेंट तो सबका एक ही है, फार्मूला तो एक ही है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट पे फेजेस कितनी है, 3 है। कर्व के इधर एक अलग चीज होगी, लेकिन ट्रिपल पॉइंट का मतलब वहां पे तीनों फेजेस मिल रही हैं, तो वहां पे फेजेस 3 हो जाएंगी। फार्मूला लगाया F बराबर C माइनस का P+2, C कंपोनेंट 1 है रख दिया, P का मान 3 रख दिया, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट है वहां पे तीनों फेजेस मिल रही हैं, माइन प्लस का 2 रख दिया भैया, 2 और 1 3 से 3 चला गया 0, यानी यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 0। ट्रिपल पॉइंट मोनो वेरिएंट है भैया, नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट का मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा भैया, ठीक है। फिर एरियाज की बात कर ले, 3 एरिया हैं, अभी आपको दिखा चुके हैं, AOB, AOC, BOC। एरिया प्रेशर और टेम्परेचर की वो कंडीशन है जिसमें केवल एक फेज एग्जिस्ट होती है। क्या मतलब, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ आइस है, इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ वाटर है, इस एरिया की बात करोगे तो सिर्फ वेपर है, यानी एक एरिया के अंदर केवल एक फेज एग्जिस्ट कर रही है भैया, ठीक है। तो एरिया के लिए हमने क्या लिख दिया, BOC में आइस है, AOB में वेपर है, AOC में वाटर है। एरिया के लिए कंपोनेंट तो 1 है ही, H2O क्या है, फार्मूला सिंगल कंपोनेंट है। फेजेस भी कितनी हैं, 1 है। फार्मूला लगाया F बराबर C माइनस का P+2, C का मान 1 रख दिया, P का मान 1 रख दिया, 2 रख दिया, 2 और 1 3 में गया, 1 बचा 2, यानी इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, डाई वेरिएंट, यानी जितने भी एरियाज हैं उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आएगी 2 भाई, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, अच्छा ये कोई मतलब ही नहीं, ट्रिपल पॉइंट हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। तो अतः मेरे भाई जो डिग्री ऑफ एरिया जो है वो कैसे हो जाएंगे, डाई वेरिएंट हो जाएंगे। एरिया कैसे हो जाएंगे, डाई वेरिएंट हो जाएंगे। फिर भैया आखिरी में मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है, लिक्विड वाटर को बिना फ्रीज किए, बिना जमाए हुए, यानी पानी को बिना जमाए हुए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखा जा सकता है। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं, यानी ऐसी कंडीशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पानी है उसे जमाएंगे नहीं, फिर भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर उसका पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को सुपर कूलिंग कहते हैं, तथा वाटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जब ये इस तरीके का हम लोग तरीका अपनाते हैं तब उसे कहते हैं, वाटर को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड वाटर, वाटर की मेटा स्टेबल यानी बीच की स्टेट होती है। मेटा स्टेबल का मतलब बीच की स्टेट होती है, अभी वो पानी भी पूरी तरीके से नहीं है, ठोस भी पूरी तरीके से नहीं है, तो कुल मिला के क्या है, फिर वो बीच की स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट उसे हम लोग कह देते हैं। तो ये पूरा वाटर सिस्टम हमने जितनी भी पिछली वीडियोस बनाई थी, हमने सबसे पहले गिब्स फेज रूल बताया। गिब्स फेज रूल सिंगल कंपोनेंट के लिए क्या होता था, F बराबर, बताइए क्या होता था, F बराबर C माइनस का P+2, ये सिंगल कंपोनेंट के लिए हुआ करता था। सिंगल कंपोनेंट क्या होता था, जैसे पानी था मेरे भाई, हमने आपसे कहा था चाहे नाले का पानी ले आओ, बारिश का पानी ले आओ, उबाल के ले आओ, भाप बना दो, सबका फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी कंपोनेंट सबका कितना रहता है, एक ही कंपोनेंट रहता है मेरे भाई। तो इस तरीके से मेरे सिंगल कंपोनेंट के लिए यह फार्मूला हुआ करता था। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल कंपोनेंट सिस्टम। डबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, इसका नाम क्या है, सिल्वर लेड, यानी इसके अंदर अकेला नहीं है, 2 कंपोनेंट है, सिल्वर भी इसके अंदर है और लेड भी इसके अंदर है। जब दोनों कंपोनेंट मिले हैं तब यह सिस्टम बना है मेरे भाई। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए। तो इसी को हम लोग सिल्वर को कहा लिखते हैं, सिल्वर को कहा लिखते हैं Ag से, और लेड को कहा लिखते हैं Pb से। Pb का नंबर होता है 82 यानी 82, और चांदी का नंबर 47 यानी 47, ठीक भाई। तो इसे PbAg सिस्टम भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना, इसमें कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट। क्यों, एक Ag है, एक Pb है, यानी एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम नहीं है, ये डबल कंपोनेंट सिस्टम है मेरे भाई। पहली बात हो गई, ठीक, ध्यान से समझना, 1 to 1 समझाएंगे। अब इसमें कौन कौन सी फेजेस आपको मिलेंगी। सबसे पहली फेज क्या होगी, आपको सॉलिड Ag मिलेगा। सॉलिड Ag का मतलब 100% चांदी आपको इसमें मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, सॉलिड Pb यानी 100% सीसा यानी लेड आपको मिलेगा। उसके बाद यूटेक्टिक सॉलिड सोल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb, आपको यूटेक्टिक सोल्यूशन मिलेगा। ये यूटेक्टिक सोल्यूशन क्या होता है, ये अभी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ जैसे पिछली वीडियो में हमने ट्रिपल पॉइंट सीखा था, ट्रिपल पॉइंट क्या होता था, जहां पे तीनों फेज मिल जाती है उसे ट्रिपल पॉइंट कहते थे। ऐसे ही जहां पे ये दोनों फेज मिल जाएंगी मेरे भाई, सॉलिड भी और लिक्विड भी, उसे हम लोग यूटेक्टिक सोल्यूशन कहेंगे। कि स्पेशल पॉइंट होगा, वो क्या होगा बताएंगे भी, ठीक है। और यूटेक्टिक लिक्विड सोल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb, यानी Ag और Pb का जो सोल्यूशन है वो सॉलिड में भी मिलेगा और लिक्विड में भी मिलेगा मेरे भाई। 4 फेज आपको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, सारा खेल ही डायग्राम का होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो समझ लो आधी आपने विजय हासिल कर ली। सुनो,
टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम फॉर AgPV सिस्टम। तो AgPV सिस्टम के लिए ये डायग्राम बना हुआ है मेरे भाई। इधर की तरफ कौन ले रखा है, कंपोजिशन ले रखा है। कंपोजिशन का मतलब क्या है, कितने परसेंट क्या है मेरे भाई, कितने परसेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, मिश्रण के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब इधर चलेगा। और इधर की तरफ हमने टेम्परेचर ले रखा है मेरे भाई। ठीक, अब ध्यान से देखना, सब लोग बहुत ध्यान से समझो। देखो जिस समय मेरे भाई इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0% PV, यानी इस वाले ग्राफ पे यहाँ पे PV बिल्कुल 0% है और 100% AG है। 10 नहीं है, 100% से ठीक कर लेना। यानी यहाँ पर जो है AG यानी चांदी 100% है, PV बिल्कुल नहीं है। इधर से देखोगे तो यहाँ पे भैया चांदी 0% है और लेड 100% है। यानी हम दो अलग अलग ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर चांदी 100% है। चांदी को भैया जब हम लोग गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं तो 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पूरी तरीके से पिघल जाती है, यानी मेल्ट हो जाती है। ठीक है, अगर वो प्योर AG है, 100% AG है तब, तो यानी चांदी अगर 100% है तो ये कितने पे पिघलेगी, 961 यानी 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाएगी। लेकिन क्या करेंगे, जैसे जैसे इसमें PV मिलाना शुरू करेंगे, ये बिल्कुल वैसा ही है मेरे भाई। जब मिलावट करोगे तो या तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो डिपेंड करेगा उस पर जो चीजें आप मिला रहे हो मेरे भाई। जैसे देखा होगा दूध में, जब दूध ऐसे ही प्योर दूध उबालो तो बहुत जल्दी उबल जाता है, लेकिन अगर उसमें पानी अंधाधुंध मिला के ले आओ मेरे भाई तो उबलने में टाइम लगता है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मेरे भाई। उसी तरीके से जब इसमें हम लोग PV मिलाना शुरू करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी जिस पर ये पिघल रही है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, अब कुछ मिल गया है भैया, अशुद्धियां आ गई तो जल्दी पिघल जाएगी। तो मान लिया अब हमने क्या किया, मान लिया हमने थोड़ा सा, मान लिया यहां तक हमने क्या करा, हमने मान लिया 2% PV मिला दिया। तो देखो ऊपर की तरफ देखो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, इतना रह जाएगा, इतने पे पिघल जाएगा ये। ऐसे ही थोड़ा और मिला दिया तो इतने पे पिघल जाएगा, और मिला दिया तो इतने पे पिघल जाएगा। ऐसे मिलाते मिलाते भैया इतना ज्यादा कर दिया कि 97.6% PV हो गया, 97.6% PV है और खाली 2.4% AG है मेरे भाई। इस कंडीशन में यहां पर जो है ये कितना हो गया, 303 डिग्री सेंटीग्रेड। 303 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लोग पिघली हुई फॉर्म में रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर और घटाते चले, टेम्परेचर भी तो घट रहा है, क्या बताओ, 961, फिर 900, 800, 700, 600 ऐसे कम होता चला जाएगा। यहां आते आते 303 रह गया। अगर इससे आपने और टेम्परेचर गिराया मेरे भाई, तब क्या होगा, तब ये सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए ऊपर क्या लिखा हुआ, सॉलिड AG प्लस यूटेक्टिक लिक्विड सॉल्यूशन है। अभी ऊपर तक तो ये पिघलना शुरू कर दिया, तो भैया पिघल रहा है, लेकिन जैसे नीचे आओगे, सॉलिड AG प्लस यूटेक्टिक सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये यूटेक्टिक क्या है, इसे भी समझ लो। अभी तो ये ग्राफ आपको समझा रहा है, उसके बाद पढ़ के बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ सॉलिड PV प्लस यूटेक्टिक लिक्विड सॉल्यूशन है, और ऊपर क्या है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन, नीचे सॉलिड वाला। आप ध्यान से समझना, ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई, इसे कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सॉल्यूशन लिक्विड चल रहा है। क्या चल रहा है, लिक्विड। इसके नीचे आने पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। तो यानी ये जो टेम्परेचर, जो 303 वाला टेम्परेचर है, जिस पॉइंट तक ये लिक्विड है, और यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर ये लिक्विड है, जिसके नीचे क्या है, सॉलिड है, उसे हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। यानी ये कॉमन पॉइंट है, जिस तरीके से ट्रिपल पॉइंट हुआ करता था। ठीक, तो यहां पर आप दो कर्व देख लो, देखो एक तो OA कर्व है और एक तो OB कर्व है। ठीक, अब आपको ये चित्र अगर आपने देख लिया, यानी सरल भाषा में इधर चांदी पूरी है, इधर क्या है, PV यानी लेड पूरा है, और ये क्या होगा, गिरना शुरू होंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों का एक सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिसके नीचे ये लोग फिर सॉलिड हो जाएंगे, यानी ठोस हो जाएंगे। उसे ही हम लोग कहेंगे यूटेक्टिक सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो भैया, हमने लिखा कर्व OA। बताओ कर्व OA क्या है, बहुत आसान है। देखो OA, तो जब यहाँ A है, A पे क्या, 961 डिग्री सेंटीग्रेड पे चांदी पिघली हुई है। धीरे धीरे करके इसमें मिलावट करोगे, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और 303 तक आते आते इसके नीचे पर ये सॉलिड की फॉर्म में चली जाएगी। तो यही हमने लिखा हुआ है, 100% AG 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है, यानी मेल्ट करता है। यदि इसमें PV मिलाना शुरू कर दें, PV आगे के देखो ये देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0% PV है, 1%, 2%, 3% PV इसमें अगर मिलाना शुरू कर दें तो क्या होगा, तो PV का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ कर्व OA पर मेल्टिंग पॉइंट घटने लगेगा, क्योंकि PV आराम से भैया गल जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने लगता है। जब पिघले हुए AG और PV के मिक्सचर को ठंडा करते हैं, तब कर्व OA पर AG सॉलिडिफाई होने लगता है, जबकि 97.6% PV, 2.4% AG का एक यूटेक्टिक सॉल्यूशन मिलता है।
303 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड फेज में रहता है ये सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होता है, 303 के नीचे यह सॉलिडिफाई यानी सॉलिड स्टेट में चला जाता है, यानी यहां तक 303 तक ये लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन रहता है और उसके बाद ये सॉलिडिफाई यानी सॉलिड स्टेट में चला जाता है मेरे भाई। जब ये सॉलिड स्टेट में चला गया तो फिर बात खत्म हो गई, उसके नीचे सॉलिड है, उसके ऊपर लिक्विड है, तो उस पॉइंट को कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। तो यहां क्या लिखा हुआ, यूटेक्टिक पॉइंट ए, क्या लिखा है, इस पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों की कंपोजिशन सेम होती है, यानी ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जहां पर लिक्विड और सॉलिड की कंपोजिशन सेम। और वो क्या कंपोजिशन है बताओ, 97.6% क्या है बताओ, पीबी है, 97.6% पीबी और 2.4% सिर्फ एजी बचा हुआ है। इस सॉल्यूशन को यूटेक्टिक सॉल्यूशन कहते हैं तथा प्राप्त कंपोजिशन को यूटेक्टिक कंपोजिशन कहते हैं तथा पॉइंट ओ के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंपरेचर होता है उसे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी वो जो एक स्पेशल पॉइंट है उसे उस पे जो सॉल्यूशन होगा उसे यूटेक्टिक सॉल्यूशन कह देंगे, पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कह देंगे। उस समय जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो 303 डिग्री सेंटीग्रेड है उसे यूटेक्टिक मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे। ठीक है भाई। फिर बात करेंगे बिल्कुल कल की तरह, जिन लोगों ने कल वाला वाटर सिस्टम देखा हुआ, नहीं देखा तो एक बार देख लो, उसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, एफ क्या है, सी क्या है, पी क्या है, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। तो फॉर कर्व ओ ए एंड ओ बी के लिए भैया कंपोनेंट कितना है बताओ, 2 कंपोनेंट, तो सी बराबर 2 हो गया। कौन कौन है, ए जी है और पी भी है। ठीक, डिग्री अब इसमें फेजेस कितनी है, 2 है, सॉलिड में भी है और सॉल्यूशन में भी है, यानी ऊपर ऊपर सॉल्यूशन था, पिघला हुआ था लिक्विड स्टेट में, नीचे आके वो सॉलिडिफाई हो गया। तो पॉइंट जो अपना है, जो कर्व ओ ए है और कर्व ओ बी है, यहाँ पे क्या फेजेस कितनी 2 चल रही है, सॉलिड चल रहा है प्लस सॉल्यूशन चल रहा है। एक तो क्या है भैया, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे एजी सॉलिड होना शुरू हो चुका होगा प्लस साथ में सॉल्यूशन चल रहा होगा, तो सॉलिड प्लस लिक्विड है। ऐसे ही सॉलिड प्लस लिक्विड है, जब भैया 303 के नीचे आ जाएंगे तो कोई भी लिक्विड वाला मामला नहीं रह जाएगा, पूरी तरीके से वो सॉलिड हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। फेजेस कितनी है बताओ, 2 हैं। ये देखो कर्व ओ ए और ओ बी पे फेजेस कितनी है, 2 है। फार्मूला होता है एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 1। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो 2 था, भाई वो सिंगल कंपोनेंट था, ये डुअल कंपोनेंट है। यहाँ पे गिब्स फेज रूल क्या लेंगे, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 1। यहाँ पे मान रख देंगे भैया, सी का मान कितना है 2 है, पी का मान कितना है 2 है, प्लस का 1, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एफ का मान आ जाएगा 1 और 1 का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 है, यानी 2 में से कोई एक चीज अगर आप निकाल लेते हो तो दूसरी चीज आसानी से निकल आएगी, यानी ये मोनोवेरिएंट है सर। ठीक है, फिर यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, ओ है। यूटेक्टिक पॉइंट ओ पर हमें एक फिक्स सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि उस समय ना तो वो एजी रह गया है ना तो वो पीबी रह गया, वो एक फिक्स कंपोजिशन हो गया है, तो उस समय कंपोनेंट 1 हो जाएगा। लेकिन फेजेस 2 होंगी भाई। ठीक है, फेजेस 2 कौन कौन सी हैं पता ही है, लिक्विड स्टेट में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है। यहाँ पे देखो सर, ये लिखिए पॉइंट नंबर ओ पे, तो यहाँ पे लिक्विड वाला सॉल्यूशन भी दोनों की मात्रा सेम है, यही तो उसकी परिभाषा है ना। तो इस समय एक फिक्स समय कंपोनेंट तो मिल गया मेरे भाई, तो यानी कंपोजिशन तो मिल गया, तो कंपोनेंट कितना मान लेंगे इसके लिए 1 यूटेक्टिक पॉइंट के लिए, फेज कितनी हो जाएंगी 2, फिर से मान रखेंगे बराबर सी माइनस का पी प्लस 1, वैल्यू रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। उसके बाद डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या होता है, जिसे कहते हैं लेड का विरजतीकरण। बहुत ही आसान है, जब कभी भी पीबीएस जो है, पीबीएस को कहते हैं गैलेना। गैलेना क्या होता है भैया, ये लेड का अयस्क है, जैसे कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर पायराइट, बोर्नाइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, उसके बाद आयरन का होता है हेमाटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं उसे, एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड वगैरह होते हैं ये सारे के सारे। उसी तरीके से पीबीएस भैया लेड का होता है। ठीक है, तो लेड का गैलेना क्या है, लेड का ओर यानी अयस्क होता है। 1% से भैया ज्यादा सिल्वर जो है इम्प्योरिटी के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है, यानी इसमें चांदी जो है अशुद्धि के रूप में 1% से भी कम होती है जो प्रेजेंट होती है। परंतु ये एजी सदैव पीबी के साथ यूटेक्टिक सोल्यूशन बनाता है, जो अभी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एक यूटेक्टिक मतलब कॉमन एक सोल्यूशन मिलता है, जिसमें कुछ % में चांदी है, बाकी जो है वो पीबी है, एक यूटेक्टिक सोल्यूशन बनाता है तथा इसे पीबी से सेपरेट नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं करा सकता, मतलब उतना तो वो रहेगा ही। गैलेना को जब हीट करते हैं तो इसके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ऊपर तक हीट करते रहते हैं, फिर सॉल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं और एक डेफिनेट पॉइंट पर पीबी कितना हो जाता है 97.6%, एजी कितना 2.4% का यूटेक्टिक सॉल्यूशन बनता है। ये सारी चीजें वही है जो ऊपर हमने दिखाई है अभी आपको कि पॉइंट ओ पे आके 97.6% पीबी हो जाता है, 2.4% एजी हो जाता है।
यूटेक्टिक सोल्यूशन बनता है, जबकि एक्स्ट्रा लेड जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और सॉलिड लेड को अलग कर लिया जाता है, जिसे मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है तथा Ag का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिक्सचर को दोबारा से हीट करते हैं, ठंडा करते हैं, एक्स्ट्रा लेड को फिर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार एंड में एक सोल्यूशन मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटलर्जिक प्रोसेस। ठीक, ये क्या होता है? मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म, यानी अयस्क से धातुओं को अलग करना, मेटल को अलग करना सर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? Ag और Pb को अलग अलग कर दिया जाता है, यानी सरल भाषा में कहें फिर गर्म करा, फिर ठंडा करा, फिर गर्म करा, फिर ठंडा करा, थोड़ा थोड़ा लेड बच रहा उसे अलग करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे, अलग करते। नाम ही है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। डीसिल्वराइजेशन का मतलब क्या है? चांदी को अलग कर देना, सिल्वर को अलग कर देना मेरे भाई। तो यानी कुल मिला के एक जो उसका अयस्क है PbS, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर चांदी की अशुद्धि होती है, पूरी तरीके से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं? गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करते समय जो एक्स्ट्रा लेड बचता है उसे अलग निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं, और इस तरीके से हमें एक प्योर सोल्यूशन मिल जाता है। Pb अलग हो जाता है, Ag अलग हो जाता है, इसे डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड भी कहते हैं। ये पेपर में आपसे 3 नंबर में अलग से आ सकता है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड क्या है। उसके अलावा Pb Ag सिस्टम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है।